Okay, the next important topic of discussion is about prices. Now that we have said that monopolies में prices control करी जा सकती हैं by the monopolist, और ये भी हमने बोला है कि prices control करी जा सकती हैं, लेकिन there still has to be a bound, there still has to be a limit. एक लिमिट के बियॉन्ड प्राइसेस को आप इंक्रीज नहीं कर सकते इवन इफ यू आर अ मोनोपोलिस्ट. तो एग्जैक्टली मोनोपोलीज कैसे डिसीजन बनाती हैं प्राइसेस से रिलेटेड, अमाउंट से रिलेटेड, कितना प्रोड्यूस करती हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे डिसीजंस वो कैसे बनाती हैं हम इस सेक्शन में समझेंगे. सो मोनोपोली का जब हम समझ रहे हैं डिसीजन कैसे बनता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव मार्केट से इफ यू कंपेयर द मोनोपोली मार्केट, द वेरी वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्पिटिटिव फॉर्म एंड अ मोनोपोली इज कि हम बोलते हैं कि मोनोपोली प्राइसेस कंट्रोल कर सकती है और कॉम्पिटिटिव फॉर्म का कोई कंट्रोल नहीं होता. तो इफ यू रिकॉल द डिमांड कर्व ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फॉर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉम्पिटिटिव फॉर्म, द डिमांड कर्व ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म इज हॉरिजॉन्टल. वी से कि इस प्राइस लेवल पे एक कॉम्पिटिटिव फर्म कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकती है. दे कैन नॉट कंट्रोल द प्राइसेस, दे कैन नॉट से कि हम इस प्राइस के अलावा इस प्राइस पे प्रोड्यूस करना चाहते हैं या इस प्राइस पे करना चाहते हैं. एक हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व का मतलब ही ये होता है कि आप इस प्राइस पे कितनी भी क्वांटिटी सप्लाई कर सकते हो, चाहे आप इतनी करो चाहे आप इतनी करो. लेकिन बिकॉज मोनोपोली मार्केट में सिर्फ मोनोपोली ही एक फॉर्म होती है, मतलब जो मोनोपोलिस्ट है वही एक सिंगल सेलर है, सिंगल प्रोड्यूसर है, तो जो मोनोपोली फॉर्म का डिमांड कर्व होता है वो ऐसा होता है, विच इज द यूजुअल डिमांड कर्व. तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव फॉर्म में हमने ये भी देखा था कि फॉर्म लेवल का डिमांड कर्व और मार्केट लेवल का डिमांड कर्व अलग अलग था, क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, लेकिन मोनोपोली में फॉर्म और मार्केट एक ही बात है, क्योंकि पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही सिंगल फॉर्म है. तो आप उसी फॉर्म को मार्केट भी बोल सकते हो और उसी मार्केट को फॉर्म भी बोल सकते हो. तो जैसे हमने कंपटीशन वाले केस में फॉर्म और मार्केट को दो डिफरेंशिएट किया था, हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग समझा था, इन दोनों के डिमांड कर्व्स भी अलग अलग समझे थे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में. लेकिन मोनोपोली के केस में फॉर्म ही मार्केट होता है, मार्केट ही फॉर्म होती है, क्योंकि देयर इज ओनली सिंगल फॉर्म. तो आप मोनोपोली डिमांड कर्व को, मोनोपोली फॉर्म डिमांड कर्व को मार्केट डिमांड कर्व भी बोल सकते हो, और वो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. बिकॉज द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इज क्वाइट क्लियर कि अगर मोनोपोली प्राइसेस बढ़ाता जाएगा तो क्वांटिटी जो सेल होगी, जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो गिरती जाएगी, बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी का जो इनवर्स रिलेशनशिप है वो मोनोपोली मार्केट में भी एग्जिस्ट करता है. अगर मोनोपोली बोलेगा दैट आई वांट टू कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्राइसेस, अगर मोनोपोलिस्ट इस थॉट प्रोसेस के साथ चलेगा, तो मोनोपोलिस्ट विल नोटिस दैट द क्वांटिटी will fall, the demand will keep falling. And that is why I said कि there has to be a bound, there has to be a limit at which the monopolist will set the price. Monopolist कुछ भी price set up नहीं कर सकता, because अगर वो ऐसा करेगा तो the monopolist will notice that the quantity demand will keep on falling. But having said that, a monopolist would always want to charge a higher price. बट वो हम आगे समझेंगे कि वो एग्जैक्टली किस लेवल पे प्राइस चार्ज करेगा जहां पे उसको प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा. एंड इस चीज को समझने के लिए हम ये जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में भी हमने जब डिसाइड करा था कि कितनी प्राइसेस चार्ज करी जाएंगी, हमने परफेक्ट कंपटीशन के प्रॉफिट की बात करी थी, और प्रॉफिट जो होता है दैट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. सो प्रॉफिट को समझने के लिए सबसे पहले रेवेन्यू समझना इंपॉर्टेंट. तो यहां पे भी हम वही बात करेंगे, हम मोनोपोलिस्ट के प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट क्या होता है और किस पॉइंट पे मोनोपोलिस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट एक्सपीरियंस करता है. लेकिन प्रॉफिट को समझने के लिए पहले हमें रेवेन्यू को समझना पड़ेगा कि मोनोपोलिस्ट का रेवेन्यू क्या होता है, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट द प्रॉफिट. सो लेट मी जस्ट पुट अ टेबल हियर. सो दिस इज अ टिपिकल टेबल ऑफ मोनोपोलिस्ट, एंड हम यहाँ पे इस टेबल के डिफरेंट कॉलम्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज द प्रोडक्ट इन कंसिडरेशन इज वाटर, ठीक है, और ये पहला कॉलम आपको क्वांटिटी दे रहा है, क्वांटिटी ऑफ वाटर. द सेकेंड कॉलम इज गिविंग यू द प्राइसेस, एंड यू कैन नोटिस कि ये परफेक्टली कॉम्पिटिशन से अलग है. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म की टेबल में आपने देखा था कि प्राइसेस कांस्टेंट थे, चाहे आप कितने भी यूनिट सप्लाई करो. यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है
प्राइसेस फॉल कर रहे हैं। सो द रिलेशनशिप जो हमने यहाँ पे डिपिक्ट करा था वो इंटैक्ट है इस टेबल में भी। जब क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्राइसेस फॉल कर रहे हैं। सो 0 यूनिट्स आर सोल्ड एट $11, 1 यूनिट इज सोल्ड एट 10, 2 इज सोल्ड एट 9। जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है प्राइसेस आर dropping. So you can see that inverse relationship here. The third column is giving you total revenue and total revenue होता है price into quantity. So हर quantity के लिए हमने यहाँ पे total revenue निकाला है 0 into 11 0, 1 into 10 10, 2 into 9 18। ऐसे आपने पूरा total revenue का column यहाँ पे derive करा है। Fourth is average revenue. Now average revenue and fifth is marginal revenue. These are concepts जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एवरेज रेवेन्यू आपको बताता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, एंड यू नोटिस दैट एवरेज रेवेन्यू हियर इज इन फैक्ट इक्वल टू द प्राइसेस। या यहां पे एवरेज रेवेन्यू जो है दे आर इक्वल टू द प्राइसेस। इफ यू कंपेयर द सेकंड कॉलम विद द फोर्थ कॉलम यू विल नोटिस कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइसेस आर एग्जैक्टली सेम, 10 10 9 9 8 8 सो ऑन। तो पहली एक चीज जो हम यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं वो दैट प्राइसेस आर इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। देन मार्जिनल रेवेन्यू इज नथिंग बट द डिफरेंस इन द टोटल रेवेन्यू फॉर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, एंड यू नोटिस दैट दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू कॉलम। तो यहाँ पे यू हैव 10 यूनिट्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, देन फ्रॉम 10 to 18 extra revenue is 8, 18 to 24 extra revenue is 6, 24 to 28 extra revenue is 4. You would notice that marginal revenue is in fact falling and it also becomes negative at a certain point. So marginal revenue is decreasing. जैसे जैसे quantity increase हो रही है marginal revenue जो है fall कर रहा है। Now ये जो पहला रिजल्ट हमने यहाँ पे बिल्ड करा है which is that prices are equal to average revenue, this is also true in the case of competitive firms. If you can recall, even in the case of perfectly competitive firms we said कि prices are equal to average revenue, और ये monopolist के केस में भी हम देख रहे हैं। सेकेंड है कि marginal revenue decrease हो रहा है। थर्ड एक और जो आप यहाँ पे conclusion build कर सकते हो वो ये कि monopolist का marginal revenue हमेशा prices से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ नोटिस करो रो 3 को, यहाँ पे जहां पे 3 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस करी जा रही है, देन फ्रॉम 3 to 4 व्हेन यू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम 3 to 4 इट विल इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू ओनली बाय 4 यूनिट्स। 3 यूनिट्स को आप $8 में सेल कर रहे थे, योर टोटल रेवेन्यू वाज $8 में सेल कर रहे थे तो योर रेवेन्यू वाज 24। 4 यूनिट्स को आप $7 में सेल कर रहे हो, योर रेवेन्यू इज 28। सो जब आप 3 यूनिट से 4 यूनिट पे जाते हो तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो आपका हो रहा है वो हो रहा है 4, बट आपकी जो प्राइस है वो कितनी है 7। योर प्राइस इज 7। So what do you notice that your marginal revenue, extra revenue जो आप earn कर रहे हो by increasing the production, that is always lesser than the price charged. ये चीज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के केस में क्या थी, प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप क्या था। सो वहां पे हमने देखा था कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो प्राइसेस के एग्जैक्टली इक्वल था। यहां पे आप देख रहे हो कि मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन द प्राइस। इसका क्या मतलब है कि जब आप एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, व्हेन यू मूव फ्रॉम 3 to 4 द एक्स्ट्रा रेवेन्यू दैट यू गेट इज लेसर देन द प्राइस चार्ज्ड। और ये क्यों हो रहा है, अगर आप इसको थोड़ा और ढंग से समझो तो क्या हो रहा है कि जब आप 3 यूनिट्स सेल कर रहे हो देन यू आर चार्जिंग $8 पर यूनिट। तीनों यूनिट को आप $8 में सेल कर रहे हो, लेकिन जब आप आउटपुट इंक्रीज कर रहे हो देन यू विल हैव टू चार्ज अ लोअर प्राइस, क्योंकि दैट इज हाउ द मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व इज। इफ यू आर सेलिंग अ हायर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी यू विल हैव टू डिक्रीज योर प्राइस। तो ऑल्दो आप पहले 3 यूनिट सेल कर रहे थे, अब आप 4 यूनिट सेल कर रहे हो, लेकिन चारों यूनिट्स को अब आप कम प्राइस पे सेल कर रहे हो। तो पहले आपकी तीनों यूनिट्स $8 पे सेल हो रही थी, अब वो तीनों यूनिट्स $7 में सेल हो रही है। तो आपको $3 का लॉस हो रहा है। पहली यूनिट में आपका पहले आप $8 पे कर रहे थे, अब आप $7 पे कर रहे हो, तो -$1 हो रहा है। सिमिलरली सेकंड यूनिट पे भी यही सेम चीज हो रही है।
थर्ड यूनिट पे भी यही सेम चीज हो रही है. सो यू आर बेसिकली फेसिंग अ लॉस ऑफ $3 बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट. तो दो चीजें हो रही हैं, एक है आउटपुट इफेक्ट और एक है प्राइस इफेक्ट. आउटपुट इफेक्ट है कि जब आप 3 यूनिट सेल कर रहे थे, अब आप 4 यूनिट सेल कर रहे हो, तो आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है. और अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा, बिकॉज टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइसेस इनटू क्वांटिटी. तो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी सेल करोगे तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा. लेकिन साथ ही साथ प्राइस इफेक्ट भी हो रहा है, जिसकी वजह से टोटल रेवेन्यू फॉल कर रहा है. प्राइस इफेक्ट का क्या मतलब है, ज्यादा आउटपुट को सेल करने के लिए आपको प्राइसेस डिक्रीज करने पड़ेंगे. और क्योंकि प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं, पहली 3 क्वांटिटी जो पहले आप $8 में सेल कर रहे थे, वो आपको अब $7 में सेल करनी पड़ेगी. तो आपकी प्राइसेस जो है फॉल कर रही हैं फॉर द प्रीवियस 3 यूनिट्स. तो आपका टोटल रेवेन्यू फॉल कर सकता है, जो आपको यहां पे फेस कर रहे हो आप. सो द प्राइस इफेक्ट लीड्स टू अ फॉल इन total revenue, whereas the output effect leads to the increase in the revenue. तो यहां पे क्या नोटिस कर रहे हो कि ऑल्दो आपको एक चौथी यूनिट सेल करके एक्स्ट्रा $7 मिल रहे हैं, बिकॉज आप 3 यूनिट सेल कर रहे थे, अब आप 4 कर रहे हो, तो आप एक्स्ट्रा जो 4th यूनिट सेल कर रहे हो वो $7 में सेल कर रहे हो. लेकिन आपका मार्जिनल रेवेन्यू $7 से इंक्रीज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपको साथ ही साथ $3 का लॉस भी हो रहा है, क्योंकि अब आपको पहली 3 यूनिट्स भी $7 पे सेल करनी पड़ेंगी. तो आपका नेट जो रेवेन्यू बन रहा है वो बनेगा $4 का, जो आप यहां पे नोटिस कर रहे हो. $4 विच इज लेस देन द प्राइस. प्राइस है $7, लेकिन बिकॉज $7 पे $3 का लॉस भी हो रहा है, क्योंकि पिछली 3 क्वांटिटी भी अब आपको $7 पे सेल करनी पड़ेंगी. तो आपका नेट जो रेवेन्यू बन रहा है, नेट मार्जिनल रेवेन्यू जो बन रहा है, दैट इज $4, which is less than the price. And this is the reason why in a monopolist case your prices are greater than the marginal revenue, or vice versa, marginal revenue is less than the prices. Perfectly competitive case में ऐसा नहीं होता था. क्यों? क्योंकि perfectly competitive case में आप prices आपकी सेम रहती थी. चाहे आप 3 यूनिट सेल करो तो भी आपका प्राइस $8 रहेगा, 4 यूनिट सेल करो तो भी आपका प्राइस $8 रहेगा. तो पहली 3 यूनिट्स अगर आप $8 में सेल कर रहे हो तो आपका रेवेन्यू हुआ 24, और चौथी यूनिट जब आप एक्स्ट्रा सेल कर रहे हो तो भी आप $8 में कर रहे हो, और पिछली 3 भी $8 में ही कर रहे हो. तो आपका जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू यहां पे इंक्रीज होता है वो एग्जैक्टली $8 से ही इंक्रीज होता है. एंड दैट इज व्हाई प्राइसेस आर इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. लेकिन यहां पे ऑपोजिट हो रहा है, यहां पे आपकी प्राइसेस ड्रॉप कर जाती हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ लॉस भी होता है रेवेन्यू में. एंड द रिजल्ट इज दैट यू फेस अ मार्जिनल रेवेन्यू विच इज लेसर देन द प्राइस.